क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में बोला गया है शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा। तो पहला तो क्वेश्चन सिंपल है कि शो दैट द नॉर्मल एट द पॉइंट थीटा, ये हमें बोला गया क्वेश्चन में। सो बेसिकली और इक्वेशन आपको गिवन है पैरामीट्रिक के फॉर्म में, ए cos थीटा, ए थीटा sin थीटा, ए sin थीटा माइनस ए थीटा cos थीटा। तो नॉर्मल है, टेंजेंट है, जो भी है, आपको 3 स्टेप तो करनी है। आपको उसे डिफरेंशिएट करना है, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो वो 3 स्टेप तो करना है। तो पहले वहां तक करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। बट बिफोर वी स्टार्ट एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। द पॉइंट P विच इज x1, y1 और एक लाइन है लेट्स से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस p निकालना है। ठीक है, तो p का फॉर्मूला था आपके पास मॉड ax1 by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये आपका एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपीज में, बुक्स में, जहां भी आप इसे लिखना चाहते हैं आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। इसे बिल्कुल यूज करेंगे, बिल्कुल लास्ट में यूज करेंगे। पहले मैं इसे लिखवा रहा हूँ सो दैट कि वो आपके अंडरस्टैंडिंग में रहेगा कि अगर पॉइंट हमें p x1 y1 गिवन है, लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, सो p आपका आ जाएगा ax1 by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हम लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो स्टेप ये है कि dy बाई dx निकालना है। तो बेसिक पहला स्टेप तो यही होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। सो x आपका आ गया a, साथ में यहाँ पे है cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा। आपको निकालना है पहले dx अपॉन d थीटा, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो a ब्रैकेट में माइनस sin थीटा, एक कांस्टेंट, यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, थीटा एज इट इज cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा, यानी माइनस a sin थीटा प्लस a थीटा cos थीटा प्लस a sin थीटा। ये आपका कैंसिल हो गया। सो a थीटा cos थीटा, ये मेरे पास dx अपॉन d थीटा निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है y की वैल्यू, और y आपको गिवन है क्वेश्चन में a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, और यहाँ पे मुझे dy अपॉन d थीटा निकालना है। इसको मैं जैसे यहाँ पर रिट आउट किया है, इसको मैं डिटेल में नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा इसे और प्लस 1 आएगा। सो बेसिकली काट पीट के जो आपका आंसर आ रहा है वो है a थीटा sin थीटा। ये आपका, ये आपने प्रैक्टिस काफी कर लिया होगा तो इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। तो dx आ गया, dy आ गया। अब मुझे निकालना है dy अपॉन dx, वो होता है dy अपॉन d थीटा, dx अपॉन d थीटा। आपको वैल्यूज पुट करनी है a थीटा sin थीटा, a थीटा cos थीटा, यानी कि बेसिकली sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको मैं tan थीटा नहीं लिख रहा, इसको मैं अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हो गया। अब हमें m निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो आपका होता है dy अपॉन dx एट थीटा। अब थीटा तो है नहीं मेरे पास, तो m आपका sin थीटा के कॉस में रहेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। हाँ जी, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? ये तो 3 स्टेप हमने कर लिए। पहला स्टेप हमने dy बाई dx करा, सेकंड स्टेप हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो तो थीटा दिया होता है, उसे हमें करने की जरूरत नहीं है, और m निकाल लिया। बस इतना काम किया। यहाँ तो किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड। राइट, सो उसके बाद बिकॉज नॉर्मल की इक्वेशन बोले गया है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। सो योर m विल बी sin theta upon cos theta, your x1 because you need x1 y1 for the equation of tangent normal, so x1 आपका आ जाएगा सेम वही जो दिया हुआ है, a cos theta, a थीटा sin थीटा, और y1 की वैल्यू भी a sin थीटा सेम रहेगी बिकॉज थीटा हमें स्पेसिफिक नहीं किया है।
तो हम थीटा को ऐसे ही लेके चलेंगे। सो m आ गया, x1 आ गया, y1 आ गया। नाउ आई थिंक बहुत क्लियर होगा कि मैंने से tan थीटा क्यों लिखा है, बिकॉज मुझे x1 y1 भी sin थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए m को भी मैंने sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में ही लिया है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें निकालनी है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय m x माइनस x1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है, जिसमें m x1 y1 इन तीनों की वैल्यूज मेरे पास हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। ये आपका y1 है, तो यहाँ पे डालोगे साइन रिवर्स हो जाएंगे, माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन m इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन द साइन थीटा, और यहाँ पर x माइनस, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x1 की वैल्यू अगेन साइन चेंज जाएंगे, a cos थीटा a थीटा साइन थीटा। ठीक है, राइट। तो यहाँ तक किसी को डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब साइन थीटा को यहाँ लेकर आना है, कॉस को अंदर लेके जाना है, मतलब पूरा ब्रैकेट सॉल्व करना है, राइट साइड को जीरो करोगे, और जब सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आपकी इक्वेशन ना कुछ इस तरीके से टर्न आउट हो जाएगी। ये पूरी इक्वेशन इस तरीके से निकल के आ जाएगी, a cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इक्वल टू 0। तो आप साइन को ऊपर लेकर आओगे, पूरा मल्टीप्लाई करोगे, पूरा एक्सपेंशन करोगे, राइट से जीरो करोगे, काफी चीजें कैंसिल आउट होंगी, सिर्फ ये बचेगा आपके पास। ठीक है, तो वो जो बीच के स्टेप्स हैं वो मैं छोड़ रहा हूँ, वो आपको ट्राई करेगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ गए। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन दिया है कि जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि मुझे एक पॉइंट ओरिजिन गिवन है, लाइन की जगह पे इन्होंने लिया है नॉर्मल, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p आ रहा है वो मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, ये मुझे प्रूव करना है। अब कांस्टेंट होना चाहिए उसको तो p निकालना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कि कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और उसके लिए जो हमने फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था p x1 y1 वाला, यहाँ पे इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो a b थे आपके नॉर्मल के इक्वेशन से आएंगे, a आपका हो जाएगा cos थीटा, b आपका हो गया sin थीटा, और कांस्टेंट आपको हो गया माइनस a, यानी कि बेसिकली a विल बी cos थीटा, b विल बी sin थीटा, और c विल बी माइनस a। पॉइंट x1 y1 ओरिजिन गिवन है, तो x1 भी 0 हो गया और y1 भी 0 हो गया। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to normal, formula small p is equal to mod ax1 by1 plus c root of a square plus b square। ये फॉर्मूला डाल दिया इसके अंदर, वैल्यू पुट करते हैं ax1 0 by1 0, तो सिर्फ बचा ऊपर माइनस a, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इज अ 1, तो बेसिकली a आ रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका स्मॉल ए आ गया। अब स्मॉल ए मेरा कांस्टेंट होता है, ये प्रूफ करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन। हाँ जी, कोई डाउट किसी को तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ अर्जुन बोलो बेटा। अरे ऊपर वाला जो स्टेप नहीं है ए cos थीटा आपने भी ये सर ये समझ नहीं आया, ये आपने इसको कांस्टेंट क्यों लिया? मतलब जो आपने कहा ना कि b को हमको कांस्टेंट प्रूफ। अर्जुन अर्जुन यहाँ पे लिया नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ इसे प्रूफ करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो अगर आप इसे कंपेयर करते हो यहाँ पे, तो x1 आपका 0 आ गया, y1 मेरा 0 हो गया। ठीक है, जो नॉर्मल है वो अब कंपेयर करना है मुझे इस इक्वेशन से, यानी नॉर्मल की इक्वेशन को मुझे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। तो a आपका cos थीटा, b आपका sin थीटा, c की वैल्यू माइनस है। अब इन जो 5 एक्सप्रेशन निकल के आए हैं इसे मैंने फॉर्मूले में पुट किया, वैल्यू निकाली, वो आपका a आ गया। a तो कांस्टेंट है, तो देयरफॉर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेरा कांस्टेंट आ गया। अर्जुन क्लियर है? ओके सर। ठीक है, अपना हैंड लोअर कर लो। यश बोलो बेटा। सर कुछ बच्चे वेटिंग रूम में है, एक बार आप लेट इन कर दो।
मेरे पास जस्ट चेक का अभी आया मैसेज यार उसको। सर तमन्ना उसको भी मैंने होगी। अभी नहीं आई मेरा, उसको बोल दो कि मतलब मीटिंग लॉक नहीं हुई है, मीटिंग अभी स्टार्ट ही है। ओके सर। ठीक है, all done. So this complete question number I think fifth, very important. अब ना अगर आप देखो तो क्वेश्चन की लेंथ इतनी खास नहीं है, इतना ज्यादा लेंथ नहीं है, बट इसको हम इम्पोर्टेंट क्यों बोलते हैं, उसका रीजन ये है कि जब आप डी बाई देख सकते हो तो वहां पे उन्होंने जो यूज किया है वो यूज किया है पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो आपकी जजमेंट आ गई पैरामीट्रिक इक्वेशंस की। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन उन्होंने यूज कर लिया, टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, स्लोप आप निकाल रहे हो, टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट यूज हो गया, स्लोप का इक्वेशन नॉर्मल निकाल रहे हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल रहे हो। तो एक तरीके से एक ही क्वेश्चन में वो बहुत सारी चीजें आपसे पूछ रहे हैं, और इसी तरीके इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाँ देव बोलो बेटा। सर मुझे ये पूछना है कि क्वेश्चन में लिखा है कि शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा, ये तो ठीक है, फिर कर्व तो सॉरी, हाँ कर्व वही होगा ना बेटा, कर्व जो कर्व हमें क्या गिवन है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस में हमें कर्व गिवन है ना। तो सर ये मतलब टेंजेंट पे नॉर्मल बनता है ना। हाँ जी। तो जब सर मैं देव तुझे फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ, आई थिंक ओके उससे सर। ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो जैसे नॉर्मल हमें एक ये कर्व गिवन है, ये आपका आ गया टेंजेंट, ठीक है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये हमें कर्व गिवन है, x इज इक्वल टू समथिंग गिवन था, y इज इक्वल टू समथिंग गिवन था, उससे हमने dy बाई dx निकाला, सब काम करा, इक्वेशन नॉर्मल तक पहुंच गए। अब ये जो नॉर्मल है वो आपका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आप निकालोगे ओरिजिन से, वो एक कांस्टेंट दूरी पे होगा, ये मतलब कहने का। ओके सर। तो जो ओरिजिन है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, ओरिजिन तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन उससे जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे वो एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब होगा कि उसमें थीटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ये मतलब है कि थीटा एक पैरामीटर है, थीटा की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होगी। ठीक है जी, ओके सर। सो अपना हैंड ओवर कर लो, और अब आ जाओ 6.3 एक्सरसाइज पर, क्वेश्चन नंबर 23, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 23। So in 23, they said the prove that the curve x is equal to y square and xy equal to k cut at right angle if 8k square equal to 1। ठीक है, so आप लोग सबसे पहले दो तीन बातें हमें याद रखनी है कि मूवमेंट आपको किस तरीके से करनी है। जैसे मान लीजिए मुझे एंगल बनाना है, जैसे लेट्स से मुझे एक 60 डिग्री का एक एंगल बनाना है, तो इसलिए इनको बोलते हैं आर्म्स। ठीक है, तो ये जो आर्म्स हैं ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी आप एंगल बना सकते हो। ठीक है, आप कभी भी एंगल ऐसे नहीं बनाओगे, दिस इज नॉट अ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री नहीं है, क्योंकि आर्म्स ना स्ट्रेट नहीं आ रही है। तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे मुझे एंगल बनाना है उस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरीके से अप्रोक्सीमेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत नियर बाय लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और देखते हैं यार उन दो लाइन के बीच में एंगल कितना आ रहा है। तो दो लाइन के बीच में जितना एंगल होगा, कर्व के बीच में भी एंगल उतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल बनाने के लिए मुझे लाइन स्ट्रेट चाहिए, कर्व में लाइन स्ट्रेट होती नहीं है। तो क्या करें, क्या पॉसिबिलिटी है कि जिस पॉइंट पे मुझे एंगल बनाना है उस पॉइंट में दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और वो दो लाइंस पे के बीच में जो एंगल होगा वो ही मेरा बेसिकली एंगल होगा। लेकिन अगर मैं कर्व को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूं, तो ये जो लाइंस मैं बना रहा हूँ ना, ध्यान से देखो, जो लाइंस मैं बना रहा हूँ वो एज अ टेंजेंट बिहेव कर रही है। सो कर्व के बीच में एंगल अगर निकालना है तो इट मींस मुझे टेंजेंट के बीच में एंगल निकालना है, ये ध्यान रखना। तो अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि कर्व इंटरसेक्ट या फिर कट एट राइट एंगल, अगर एक क्वेश्चन में बोला गया है, इसका मतलब है आपसे जो बोला गया है कि टेंजेंट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ये मतलब है कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, टेंजेंट आपके इंटरसेक्ट करते हैं। हाँ जी यशराज जी बोलिए।
सर ये समझ नहीं आया आपने कैसी फिगर बनाई है मेरे को। बहुत गंदी फिगर बनाई यार, ड्राइंग में ना हमेशा मुझे मार्क्स नेगेटिव ही मिलते थे। ये मैं भी सोच रहा था मैंने कैसे फिगर बना दी है। सर मेरे कहने का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये करा क्या आपने। दोबारा समझ ले आपको बात। अब सुन मेरी बात। इसके बीच में एंगल क्या निकाल सकता है यशराज जी? हाँ सर निकाल सकता हूँ। कैसे भाई? एंगल अगर मुझे बनाना है, अगर, तो उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? अगर मुझे पेपर पे एंगल बनाना है 60 डिग्री का, तो उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? सर दो लाइन इंटरसेक्ट होनी चाहिए। क्या लाइन टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है? हाँ सर हो सकती है। लाइन, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है? क्या लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है? लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती। हाँ, मैं लाइन तो पूछ रहा हूँ। तो क्या एंगल लाइन के अलावा टेढ़ी मेढ़ी लाइन, टेढ़ी मेढ़े जो कर्व्स होते हैं उन पे एंगल बन सकता है? नहीं सर जैसे नहीं मान ले, बनता। जैसे मान ले सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, जैसे मदर के पास बैंगल्स होती है ना, तो दो बैंगल ले लिया मैंने और दोनों बैंगल को एक के ऊपर एक मतलब थोड़ा सा इंटरसेक्ट कराया, कुछ इस तरीके से। देख, ये दो बैंगल्स लिया मैंने, इन दोनों बैंगल्स को इंटरसेक्ट कराया इस तरीके से। तो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है? अब मैं पूछ रहा हूँ यार ये एंगल कितना है? तो क्या हम इन दो के बीच में एंगल विद द हेल्प ऑफ, क्या बोलते थे उसे, डी बोलते थे ना शायद, डी या प्रोटेक्टर जो भी होता था, हाँ, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, क्या हम इनको मेजरमेंट कर सकते हैं? यश राज जी? सर डी के हेल्प से कर सकते हैं। डी के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। सो डी के हेल्प से हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि डी के हेल्प से करने के लिए मुझे लाइन चाहिए। नॉर्मली कैसे सिखाया होगा? तो डी आपको ऐसे दिखा था, डी होता है ना, डी शब्द, कि डी का पॉइंट यहाँ रखा, उसके बीच में जो भी एंगल आ गया। अब यानी बेसिकली अब लाइंस को देखते थे, यहाँ पे कोई लाइन से नहीं है, ये कर्व है बेसिकली, कुछ इस तरीके से गए। तो डी भी रखोगे तो कहाँ रखोगे? लाइंस तो है नहीं इसमें। तो हमने क्या काम करा, यहाँ पे ना लाइंस ड्रॉ कर दी इस तरीके से, और जो लाइंस हैं वो बेसिकली एक्ट कर रही हैं एज अ टेंजेंट। तो कर्व जब इंटरसेक्ट करता है किसी भी एंगल पर, तो बेसिकली हमें उसका टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना होता है। यशराज अगर क्लियर हो गया तो अपना हैंड ओवर कर लो, अदरवाइज मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ चीजें, ठीक है? तो कर्व इंटरसेक्टेड राइट एंगल। अब देखिए इसमें जो हमें एल्गोरिथम यूज करनी है, ये मुझे फ्लो यूज करना है कॉन्सेप्ट का। जैसे लेट्स से अभी हम जो बात कर रहे थे, दो सर्कल को ही लेके चल लेते हैं। सो सबसे पहले अगर हमें ये पर्टिकुलर एंगल निकालना है, तो मुझे सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है इनका, जिसको एक्चुअली हम बोलेंगे आगे जाके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पहला फ्लो होगा कि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। दूसरा, यहाँ पे दो टेंजेंट बनेंगे, तो मुझे इन दो के स्लोप भी निकालने हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो पहला काम तो ये करना है कि मुझे दो कर्व के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। उसके बाद मुझे इन दोनों टेंजेंट के स्लोप निकालने हैं। और थर्ड स्टेप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी दिया जाएगा, कि अगर राइट एंगल है तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर वो दोनों कर्व के बीच में एंगल पैरेलल दिया हुआ है, यानी 0 डिग्री दिया हुआ है, तो उनको हम इक्वल फ्लो करेंगे। तो बेसिकली यहाँ तो राइट एंगल गिवन है, इट मींस टेंजेंट की जो स्लोप है वो आपका -1 के इक्वल होगा। सो क्वेश्चन नंबर 23, कर्व हमें गिवन है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू k, ठीक है? अब दो कर्व हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं एज अ कर्व 1 और इसको मान लेते हैं एज अ कर्व 2। तो पहला काम मुझे निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए अगर दो कर्व गिवन है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो बेसिकली हम साइमल्टेनियसली इन दोनों को सॉल्व करते हैं। x मेरा वाई स्क्वायर के इक्वल है, xy मेरा k के इक्वल है, x की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई
इक्वल टू के, वाई क्यूब इक्वल टू के, अब एक क्यूब रूट ले लेते हैं, सो वाई इज इक्वल टू के की पावर 1/3, राइट। तो के आपका 1/3 आ गया। अब x निकालना है, उसको कहीं भी डाल दो जहां आपका मन है, मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ। सो फ्रॉम कर्व 1 x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू के की पावर 1/3 होल की पावर 2 के की पावर 2/3, ये आ जाएगा। तो यानी बेसिकली मेरे पास जो पॉइंट आया वो आया के की पावर 2/3, के की पावर 1/3। यहां तक किसी को डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड। राइट, सो दो कर्व गिवन है। सो कर्व 1 विच इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो पहले से डिफरेंशिएट करते हैं। 1 इज इक्वल टू 2y dy अपॉन dx, यहाँ से dy अपॉन dx हो जाएगा 1 अपॉन 2y। नेक्स्ट स्टेप, स्लोप निकालेंगे। m1 इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट द पॉइंट k की पावर 2/3, k की पावर 1/3, m1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y। मैंने y की वैल्यू उसमें पुट नहीं करी है, मैं उसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, अभी मैं बाद में पुट करूंगा y की वैल्यू को, अभी इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। उसका रीजन मैं थोड़ी देर बाद दूंगा कि हम इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट क्यों नहीं कर रहे। यहाँ तो कोई डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड। किसी को कोई भी डाउट है तो अपना हैंड रेज करो। उसके बाद कर्व 2 विच इज xy इक्वल टू k, अगेन डिफरेंशिएशन, यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो वी यूज अ प्रोडक्ट रूल। सो 1 इंटू वाई प्लस एक्स dy अपॉन dx, k का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू माइनस y अपॉन x आ जाएगी। m2 को मान लेते हैं dy अपॉन dx एट द पॉइंट x, k की पावर 2/3, k की पावर 1/3 और m2 को भी लिख रहे हैं मैं माइनस y अपॉन x, m2 को मैंने y/x लिखा है। आई थिंक अगर फर्स्ट स्टेप में कोई डाउट नहीं था तो कर्व 2 में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनके फिर भी है तो प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, सो हमने कितने फ्लो एल्गोरिथम की बात करें यानी स्टेप्स की बात करें। पहले अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, यहाँ तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, फिर दोनों कर्व के अपने स्लोप निकाल लिए, m1 आ गया, आपका m2 आ गया। अब जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया है कि कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कर्व आपका इंटरसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे, इसका मतलब टेंजेंट इंटरसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे। टेंजेंट यानी कि लाइंस, तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल पे, लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये आपको मिल गया। अब m1 की वैल्यू ये रही आपके पास 1/2y, m2 की वैल्यू -y अपॉन x इज इक्वल टू -1। ठीक है, m1 की वैल्यू पुट करा और m2 की वैल्यू पुट करी। सो पहले स्टेज में m1 m2 में हमने x और y इसलिए डाला था बिकॉज जब हम इस कंडीशन को यूज करेंगे, यहाँ देखो ध्यान से आपका y से y कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो जब कैंसिल होने हैं तो वैल्यू को पुट करने का फायदा नहीं है, फालतू में अपने स्टेप्स बढ़ाओगे। तो x और y की वैल्यू को हम लास्ट स्टेज में पुट करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव खत्म, तो 1/2x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 1। राइट, x पता ही आपको, k की पावर 2/3 इक्वल टू 1। सो 2/3 यानी अपॉन में 3 आ रहा है, अपॉन में 3 का मतलब क्यूब रूट होता है। अब क्यूब रूट हटाना है, क्यूब रूट हटाना है, तो क्यूब रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूबिक कर लेते हैं बोथ साइड। सो 2 का क्यूब, k की पावर 2/3 का होल क्यूब, 1 का क्यूब, सो 8 k स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि टेंजेंट राइट एंगल पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कंडीशन आपके पास आनी चाहिए 8 k स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कंडीशन आपके पास आनी चाहिए। वही कंडीशन हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। ठीक है जी, कोई डाउट किसी को तो अपना हैंड रेज करो, काफी बड़ा क्वेश्चन है ये।
और समटाइम्स वो लोग क्या करते हैं कि दो कर्व की इक्वेशंस को चेंज कर देंगे। तरीका यही रहेगा, आपको पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर दोनों के स्लोप निकालने हैं, और फिर अगेन राइट एंगल के थ्रू हमको मल्टीप्लाई करके -1 डालना है। और एक और वर्ड लिखा है बुक्स में, अगर आप पुरानी बुक्स आपके पास है, कि कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली एक वर्ड भी लिखा होगा। सो अगर वर्ड ऑर्थोगोनल लिखा है, ऑर्थोगोनल का मतलब बेसिकली राइट एंगल ही होता है, ठीक है। सो अगर कोई वर्ड ऑर्थोगोनल लिखा हुआ है तो मतलब वो राइट एंगल है, इसका मतलब यही है। या वैभव बोलिए बेटा, क्या डाउट है? यस सर। सर जो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो हम गिवन कंडीशन यूज करके फिर इसको प्रूव कर सकते हैं? हाँ, आप उल्टा भी चल सकते हो, बिल्कुल ठीक है। आपकी k की वैल्यू आ जाएगी शायद 1/√2 आएगी शायद, यस सर। नहीं 1/2√2 आएगी k की वैल्यू। हाँ समथिंग, मतलब आप कर सकते हो, मैं समझ गया आप कैसा करना चाह रहे हो, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। और अगर आपने अगर सॉल्व किया हुआ है तो एक बार मुझे प्लीज उसको व्हाट्सअप कर देना, सो दैट मैं एक बार स्टेप चेक कर दूंगा, बट वो भी तरीका ठीक है, गलत नहीं है। ओके सर, ओके। राइट, ओके, सो दिस ऑल डन, ये कंप्लीट है। उसके बाद एक और क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 18, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। वैभव, अगर कोई डाउट नहीं है तो अपना हैंड ओवर कर लो। क्वेश्चन 18, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट वन। इंपॉर्टेंट, मैं इन तीनों क्वेश्चंस को अलग कैटेगरी में इसलिए रखता हूँ बिकॉज थोड़ा सा अलग काम करना पड़ता है इनमें, थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं, हर स्टेप पे कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, इसलिए हम इसे लेवल 3 पे डालते हैं। बाकी लेवल 1 लेवल 2 तो बेसिक सही है, मतलब हर काम कर रहे हैं। तो वेटेज के अकॉर्डिंग अगर चलते हो तो लेवल 1 लेवल 2, लेवल 1 खासतौर से आपका 1 मार्क्स में आता है, 1 या 2 मार्क्स में आता है। लेवल 2 आपका 4 मार्क्स में आएगा। लेवल 3 की जो वेटेज है वो 4 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स तक कुछ भी हो सकती है, तो डिपेंड ऑन कि किस लेवल क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली इसके मार्किंग स्कीम भी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, सो वी हैव y इज इक्वल टू 2 x की पावर आई थिंक 4 है, 4 x की पावर 3 2 x की पावर 5, ठीक है। सो फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 6.3, find all the point at which the tangent passes through the origin। ये दोबारा पढ़ते हैं। For the curve y is equal to 4x cube minus 2x की power 5, find all the point at which tangent passes through the origin। ठीक है, सो आप अंडरलाइन करिए सबसे पहले, the tangent passes through the origin, इसका क्या मतलब है मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, बट फिलहाल अभी जो हमें समझना है कि हमें कर्व गिवन है, टेंजेंट का क्वेश्चन है, टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चन है, तो हमें 3 स्टेप तो करने ही है। डिफरेंशिएशन करो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, इट मीन उसे लेट करना पड़ेगा, यानी आप उसे लेट करना x1 और y1 रादर देन x और y। क्यों करना है अगेन मैं बाद में समझाऊंगा। और आपका स्लोप निकालो, इतना काम कर लो फटाफट क्योंकि ये तो बेसिक स्टेप्स हैं, एंड उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तुम लोग के पेपर वगैरह हो गए वो यूटीज वगैरह जो होने थे, वो प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह? अरे मैं तुम लोगों को म्यूट किया हुआ है, कैसे बोलोगे, चलो कोई बात। So dy upon dx which is equal to 12x square minus 10x की पावर 4, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, लेट्स से m, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता नहीं है तो लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम मान लेते हैं x1 y1। लेवल 1 के अंदर हमने से x और y लिया था, बट लेवल 3 के अंदर से हम x1 y1 लेके चलेंगे, क्यों लेंगे थोड़ी देर बताऊंगा। x1 y1, so this implies your m is equal to dy upon dx at the point x1 comma y1, so m की वैल्यू आ जाएगी 12 x1 की पावर 2 10 x1 की पावर 4, और इसको मार्क कर लेते हैं एज अ सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो ग्राफ समझते हैं, ग्राफ क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए दिस इज टेंजेंट, ये हमारे पास एक कर्व गिवन है नॉट टेंजेंट, और एक लाइन इस पे इंटरसेक्ट कर रही है,
एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, और इस पॉइंट को हम मानते हैं x1 और y1, इसी को हम x1 y1 लेके चलते हैं, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो आपका टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और कर्व पे भी लाई कर रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है, कर्व पे भी लाई कर रहा है। इट मींस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट की इक्वेशन को भी वेरीफाई करेगा और क्या सेटिस्फाई करेगा, और कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। और दोबारा सुनिए, अगर जो हमने डायग्राम ड्रॉ करा है, डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है x1 y1 वो टेंजेंट और कर्व पे दोनों पे लाई कर रहा है। इट मींस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। कर्व की इक्वेशन कौन सी है, ये रही। पॉइंट कौन सा है, x1 y1, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू हमें पता है। सो पॉइंट x1 y1 also lie on the curve and the curve is 1, so it means वो curve की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। so y1 is equal to 4x1 cube 2x1 की पावर 5, और इसको मान लेते हैं एज अ थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक किसी को डाउट तो अपने हैंड रेज करिए, और कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, equation of tangent, which is y minus y1 is equal to mx minus x1. y minus y1 is equal to mx minus x1. अब मैं आपको एक अंडरलाइन करवाता हूँ, टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो टेंजेंट है वो मेरा ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं पॉइंट ये होगा, ओरिजिन होगा डेफिनेटली। तो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। ये नहीं बोला हुआ कि टेंजेंट मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये नहीं बोला क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि टेंजेंट मेरा पास कर रहा है 0,0 से, पास कर रहा है 0,0 से। ये नहीं बोला कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने x1 y1 दिया है। ठीक है, सो टेंजेंट पास कर रहा है 0,0 से, इट मींस वो टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है x और y की वैल्यू पता है। तो इक्वेशन टेंजेंट passes through 0,0 origin, it means 0 minus y1 is equal to m times 0 minus x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y1 की वैल्यू m x1 आ जाएगी। यहाँ तो कोई किसी को डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि स्टेप में बहुत सारी चीजें हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए एक एक करके हम बात करेंगे। m की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, उसको यहाँ पुट करते हैं। सो m1 आपको आ जाएगा 12x1 स्क्वायर 10x1 4, यहाँ पर x1 अंदर ले आते हैं, 12x1 क्यूब 10x1 की पावर 5, ये मेरा पास y1 आ गया। ठीक है, और इसको हम एज अ फोर्थ इक्वेशन यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं फ्रॉम सेकेंड। ठीक है जी, ये तो खत्म हो गया पूरा। अब देखो अगर आप कंपेयर करोगे थर्ड और फोर्थ, कंपेयर 3 एंड 4 दोनों के आपके y इज इक्वल से, मतलब आपका लेफ्ट इक्वल है, तो ऑब्वियसली पता राइट भी इक्वल होगा। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ 4x1 क्यूब 2x1 की पावर 5 12x1 क्यूब 10x1 की पावर 5। अगर दोनों के लेफ्ट इक्वल है तो दोनों के राइट भी इक्वल होंगे। Make a right side equal to 0. So 4x1 cube 2x1 5 12x1 cube 10x1 5 equal to 0. Like terms को add or subtract, तो these are basic like terms, ये like terms हैं। So 8x1 की पावर 5, ये भी आपकी like terms हैं। 8x1 की पावर 3 is equal to 0. कॉमन निकालते हैं, 8x1 क्यूब कॉमन, x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 8x1 क्यूब इक्वल टू 0, या फिर x1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x1 0 आ जाएगा, और यहाँ से x1 की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया पूरा, x1 आ गया और 3 वैल्यूज आ गई। अब आई थिंक थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन क्लियर होना शुरू हो गया होगा। अब जैसे y1 निकालना है,
उसके लिए मैं इक्वेशन नंबर थर्ड को यूज कर लेता हूँ। इक्वेशन थर्ड, सो केस 1 मान लेते हैं x1 आपका 0 है, केस सेकेंड x1 को 1 ले लेते हैं, केस थर्ड x1 को -1 लेते हैं। सो y1 हो जाएगा 4 0 का क्यूब 2 0 की पावर 5 यानी कि 0, पॉइंट अप हो गया 0,0। सेम इस तरह से जब 1 को आप डालोगे तो 4 - 2 आएगा, तो y1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, पॉइंट हो जाएगा 1,2। जब -1 डालोगे तो y1 की वैल्यू -2 आएगी, पॉइंट अप हो गया -1, -2।